इधर से ये प्रोजेक्ट रहा तो ये जब सब करेंगे। मैं महाराष्ट्र से आया हूँ। मेरा नाम लक्ष्मण माने है। मैं पद्मश्री हूँ और साहित्य का अवार्ड भी पाया हूँ। मैं बेसिकली भारत का एक अच्छा राइटर हूँ और मेरी किताबें आज भी पढ़ रही मार्केट में चलती है अच्छी तरह से। और मैं सोशल वर्कर हूँ। बेसिकली मेरा जो काम है ये जो तो कम्युनिटीज है क्रिमिनल टाइप ये मेरा काम है। 50 साल से मैं काम कर रहा हूँ। मैं खुद एक क्रिमिनल टाइप से हूँ। पुराने जमाने में 1807 से लेकर 1951 तक हम लोगों को दिल्ली में थे। ब्रिटिशर्स जो थे उन्होंने आपको ओपन किया और एक प्रकार के गुलाम करके हम लोग गुजर रहे थे। हम लोगों को 3 दफा आगे लेके जाना चाहता है। सुबह 1 दफा, दोपहर को 1 दफा, शाम को 3 दफा गाँव के जो मुखियालय थे उनके यहाँ जाकर हमको बताना पड़ता था कि हम यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन हम लोग ला रहे थे। उसके बाद में दूसरे गाँव में निकल जाते। तो यही दिक्कत ये है कि हम लोगों का देश में 70 साल में रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। हम आज भी बहुत के लोग वोटर नहीं है, हमारे पास रजिस्ट्रेशन का कार्ड नहीं है। इसी तो कोई आइडेंटिटी हमारे पास नहीं है क्योंकि हम लोगों के लिए कोई गांव नहीं है। मैं किस गांव से हूँ ये मैं नहीं बता सकता। जब मैंने माँ से पूछा कि मैं कहाँ मेरा जन्म हुआ तो उसने इतना ही बता दिया कि एक छोटा सा तालाब बन रहा था और उसके पास हम लोग गधे लेकर गए थे और मिट्टी उठाने का काम करता उनके ऊपर हम लोग कर रहे थे और वहाँ हमारा जन्म हुआ। अभी ये कहाँ तालाब है, वो कहाँ तालाब है, वो डिस्ट्रिक्ट में है, इसका तो कोई रिकॉर्ड नहीं है। तो मेरे जन्म का तो नहीं है। तो मेरे पिताजी का जन्म बिल्कुल ही नहीं हुआ क्योंकि मैं पहला लिखा हूँ। मेरे कम्युनिटी में समझो या मेरे बिरादरी में समझो, मैं पहली दफा स्कूल में जाने वाला लड़का हूँ। जो मेरी उपरा नाम की पहली आत्मकथा है तो वो पॉपुलर है देश में, विदेश में उसकी ट्रांसलेशन हो गई है। तो हमारा तो प्रॉब्लम ही अभी जो प्रॉब्लम चल रहा है इससे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हमारे हैं। हम ना ट्राइब है ना सिटीजन है। ये गाँव के लोग हैं उसमें वो हमको नहीं नजदीक करते और ट्राइब के लोग भी नहीं करते। और ऐसे कितने लोग हैं तो ऐसे करोड़ों लोग हैं। ऐसी बात नहीं है कि थोड़ी तादाद में लोग हैं, बहुत तादाद में लोग हैं। 14 ट्राइब्स आर क्रिमिनल ट्राइब्स, 28 ट्राइब्स आर नोमैडिक ट्राइब्स, 2000 बिगर्स टू बेसिकली। तो ये जो समाज है ये गांव के नजदीक आ जाता है लेकिन गांव में नहीं आता है और इनके सवाल बहुत जटिल है। हमने बहुत प्रयास के बाद इन लोगों को बड़ी तादाद में 5-7 लाख लोगों को लेकर मैंने बुद्ध धर्म का अपनाया बाबा साहब के रास्ते से जाने के लिए। लेकिन उसके बाद में हमारे जो सवाल है वो वैसे के वैसे नहीं है, उसमें कुछ बदलाव नहीं आया हुआ है। लेकिन अभी लोगों को ये मैं समझा रहा हूँ कि अभी तो हमारे पास तो दिखाने के लिए कुछ नहीं है। और अगर 50 साल का अगर एविडेंस कोई मानता है तो इसका मतलब है कि आप पूरी की पूरी कम्युनिटी हम डिटेंशन कैंप में जाने वाले हैं, गाँव में जाने वाले हैं। और मेरी यात्रा जो है तो मैंने अभी पहला तो रोड मेरा होता आ रहा है। मैं पूरे महाराष्ट्र में घूम रहा हूँ। मुझे पता नहीं को बहुत आनंद होता है और बहुत अच्छा लगता है कि पहली दफा मैं एक देश भी इस तरह से देख रहा हूँ कि हमारे साथ में मुस्लिम लोग आ रहे हैं। आज तक कभी मुस्लिम लोग हमारे साथ में नहीं आते थे।
हमने लाख और एक प्रयास करने के बाद भी लोग नहीं आते थे, लेकिन अभी ये बदलाव आ गया है कि जहाँ भी जाते हैं तो शायद बहुत बड़े बड़े लोग हैं और हम लोग उनको अगर जाते हैं और बोलते हैं कि हम तुम्हारे साथ में बैठते हैं तो बड़ा स्वागत हो रहा है। और मैं ऐसा समझता हूँ कि ये बहुत अच्छी बात है। ये हम और मोमेडन समाज के लोग हैं, हम और मोमेडन समाज के लोग हैं, इन लोगों ने अगर इकट्ठा आकर इसका अगर विरोध किया इस एनआरसी और और ये जो है सब बात करी, तो इसको हम लोग भाषण बोलते मराठी में, तो ये जो है ये नहीं है हमारे पास में, इसको हमारे माथे पे मारा जा रहा है। हमारे पास तो कुछ नहीं है, अगर कोई निकालने के लिए कागज मांगे तो कागज नहीं दे सकते, ऐसी पॉपुलेशन बहुत बड़ी है। और अभी इन्होंने जो कानून लाया है वो तो बताता है कि 50 साल के पहले का उसको देना पड़ेगा, तो प्रूफ क्या देंगे हम लोग? हमारे पास तो कोई प्रूफ नहीं, तो हम सीधा डिटेंशन कैंप में जाएंगे और हम अगर हमको डिटेंशन कैंप में जाना ही पड़ता है तो हम आरएसएस वालों को ऐसा नहीं छोड़ेंगे। ये अगर डायरेक्ट हमको उठाकर उसमें जेल में डालेंगे और हम सीधा जेल में जाएंगे, ऐसे कोई बात नहीं। हम तो क्रिमिनल ट्राइब के लोग हैं, हम किसके बात को नहीं डरते, हम ब्रिटिशों को नहीं डरे तो इनको क्या डरने वाले? पूरे ट्राइबल लोग हैं, ये सिचुएशन मेरी दृष्टि है। तो 20% ट्राइबल और 12% विलेंटी यानी नोमैडिक ट्राइब और क्रिमिनल ट्राइब, इनको पकड़ा तो भी 40-50 तक हम लोग जाते हैं। एससी और ओबीसी इनके तो प्रॉब्लम अलग है, ये अगर इसमें जुड़ जाते हैं तो आप लोग बहुत बड़ी ताकत से इसका विरोध कर सकते हैं, मैं आपको बताता हूँ। और मुझे बहुत खुशी है कि आप सब लोग इकट्ठा होकर मुझे आपने बुलाया और मेरे जो भी प्रॉब्लम्स हैं मेरे मैंने रखा है, बाकी मैं इतना ही चाहता हूँ कि आपकी बहुत मदद हम लोगों को मिलनी चाहिए, ताकि अभी 12 तारीख से मैं पूरी 1 महीना महाराष्ट्र में घूम रहा हूँ, जहाँ भी हमारे लोग रहते हैं वहाँ जहाँ तक मुझे ये पता है, और आपके साथ में उनको मैं जुड़ने का काम कर रहा हूँ। आगे 12 तारीख से लेकर अप्रैल 12 तक मैं ये मेरा प्रोग्राम मैंने तय किया है और उस तरह से मैं काम कर रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच। इनफैक्ट इट्स एन आई ओपनर और हम जरूर इन चीज़ों को भी रखेंगे इसके अंदर। और फिक्र न कीजिए, कैंप में आप अकेले नहीं होंगे, यहाँ जितने भी लोग हैं उसमें से काफ़ी लोग कैंप में होंगे अगर हम लोग लेके आगे। मेरा नाम जावेद अंसारी है, मैं जर्नलिस्ट हूँ। महबूब भाई का हुक्म है, मैं यहाँ हुआ हूँ। मैं बहुत मुख्तसर तौर पे अपनी बात रखना चाहता हूँ। देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा हमारे सामने ये कि हमारे पास एक डेडलाइन है, अगले महीने से एनपीआर। हम लोगों को ये तय करना चाहिए कि हम क्या रवैया होना चाहिए एनपीआर पे। क्या हम उसको बॉयकॉट करें, कोऑपरेट करें? अगर हम बॉयकॉट करते हैं तो उसके क्या नतीजे होंगे, उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे? और मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बहुत से लोग हमसे पूछते हैं कि इसको हम बॉयकॉट करें, क्योंकि ऐसा तो नहीं हमारे हम सीधे डिटेंशन कैंप नहीं भेज देते और बॉयकॉट करने का अच्छा क्या फ़ायदा है? मेरे गांव से बहुत से लोग अभी मैं 4-5 दिन रह कर आया हूँ, सब यही इसका अच्छा बताइए हम करेंगे। तो एक तो ये हमें बिल्कुल तय कर देना चाहिए, आपस में कंसेंसस होना चाहिए कि हम क्या करें। और अगर हम बॉयकॉट करेंगे तो कितना व्यापक होगा और सब लोग फिर तो सबको ही करना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि महमूद भाई को बॉयकॉट करें और हम जाके अपने बच्चे दिखा दें, पता चला ये सिग्नल हो। एटलीस्ट लार्ज सेक्शंस शुड बॉयकॉट। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि एक चीज़ जो देखिए, एक बड़ा षड्यंत्र हो रहा है और ये पहले दिन से ये स्टार्ट किया वज़ीर आज़म ने कि देखिए इनकी पोशाक देखिए, आप तो इनके कपड़ों से बता। तो इसकी स्ट्रैटेजी इसके पीछे ये है कि ये मुस्लिम ओनली मूवमेंट है, ये मुस्लिम ओनली मूवमेंट नहीं है। अगर सिर्फ मुस्लिम ओनली मूवमेंट होता तो IIM अहमदाबाद में, जहाँ पिछले 22 साल से एक भी मुस्लिम तालिब इल्म नहीं रहा है, वहाँ लोग नहीं प्रोटेस्ट कर रहे होते बच्चे। IIM बेंगलोर में जहाँ दफा 44 लगा दिया गया तो वो अखबार बिछा के उस पर अपनी चप्पल और अपना बैग रख के अंदर चले जाते थे, प्रोटेस्ट करते थे। या टिस में या सेंट स्टीफन्स में सबसे बड़ा रिडीमिंग फीचर रहा है। देखिए, मुसलमानों पे तो क्योंकि क्रॉस हेयर में तो आगे हैं मुसलमान, लेकिन गैर मुस्लिम जिस तरीके से बढ़ के आए हैं
इस चीज़ को तस्लीम करना चाहिए और इस चीज़ की जितनी भी इज्जत की जाए और तारीफ की जाए कम है, और इसको बरकरार रखना चाहिए, इसको ही सबसे ज़्यादा रखना। दूसरा षड्यंत्र ये है कि फौरन सरकार ये कहती कि ये प्रोटेस्ट एक्चुअली मुल्क के खिलाफ है, ये बिल्कुल बकवास है, इसका जितने पुरजोर तरीके से खंडन किया जाए। ये सरकार के खिलाफ मुजाहरा करना, प्रोटेस्ट करना हमारा डेमोक्रेटिक राइट है। सरकार के खिलाफ मुजाहरा डज नॉट मीन कि हम अपने मुल्क के खिलाफ हैं, हम उतने ही हिंदुस्तानी हैं जितना कोई और है। और इस चीज़ को, और सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले दिनों 2-4 दिनों से मैं देखा हूँ कि अटेम्प्ट हो रहा है इसको हाईजैक करने का, मूवमेंट को, इस प्रोटेस्ट को, इनको एक पर्टिकुलर कलर देने का। जो वारिस पठान साहब ने कल बात की या उस बच्ची ने जो बात की, इस जितना हार्म नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी नहीं कर रहे हैं, उससे ज़्यादा हार्म ये वारिस पठान टाइप की ये प्रोवोकेटिव स्लोगन्स होता है। आप जो लोग आपके साथ दिलो जान से एट ग्रेट पर्सनल कॉस्ट खड़े हैं, आप उनको बिना वजह उनको अलग कर रहे हैं। ये 15 करोड़ और 100 करोड़ फलाना करोड़, ये सब ये बिल्कुल खुराफात की बात है। ये दिस इज बाउंड टू, ये डिज़ाइन है इस मूवमेंट को फेल करने के लिए। ये तभी हम कामयाब होंगे जब इसमें सब लोग, जैसे आपने बात की हमारे साथ कि मुस्लिम आज आपके प्रति थोड़ा सा उन्होंने अपना दिल और दिमाग खुला है, हमें और भी अपने दिल खोलने चाहिए। हमें ये जब गैरों पे बीते तब भी हमको ऐसे ही सरफरिस्त खड़ा होना चाहिए जैसे और लोग हमारे साथ खड़े हैं। और ये मैं फिर यही कहूँगा, इसको थोड़ा नैरो फोकस रहिए। इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, सारी दुनिया चिपटी हो जाए तो हम राज करेंगे, वो बात ठीक है, लेकिन फिलहाल हम जो फोकस है उसको नैरो रखिए और जितना ज़्यादा इसको वाइड रेंजिंग आप कर सकते हैं उतना बेहतर होगा। मध्य प्रदेश से आया हूँ और आदिवासी समुदाय में कौन जनजाति का ओर से गौरमाना समग्र क्रांति आंदोलन का राष्ट्रीय। तो जैसे मध्य प्रदेश में नाम दोबारा बताइए। गुलजार सिंह मकान। तो मध्य प्रदेश में हमारी सरकार ने तो प्रस्ताव बनाकर इसके विरुद्ध में भेज दिया केंद्र सरकार को, लेकिन फिर भी उस मन से, जिस मन से उसको भेजना चाहिए, जैसा लेखन होना चाहिए, बोले अभी फिलहाल इसको हम इस पर विचार कर रहे हैं या अभी लागू नहीं करेंगे, इस तरीके की बात आएगी। तो साथियों, हमारे जो आदिवासी समुदाय की जहाँ तक बात है, उनसे हम तो ऐसे समुदाय से हैं जो विस्थापन, पलायन, जगह जगह इधर से उधर करने के कारण न उनके पास दस्तावेज न कुछ नहीं है, और इसलिए सबसे ज्यादा प्रभाव तो शायद मेरे हिसाब से आदिवासी लोगों को पड़ेगा। और दूसरा एक चैप्टर और आता है कि जो ये सन 71 में जो बांग्लादेश का विभाजन हुआ, उसकी सबसे ज्यादा मार ट्राइबल इलाकों में पड़ी। बाहर का जो शरणार्थी आया इस देश में, तो वो कहाँ बसाया गया, उनको सब ट्राइबल, चाहे झारखंड ये हमारे बस्तर इलाके में हो, चाहे वो मध्य प्रदेश के बैतूल, ये छिंदवाड़ा, ये बालाघाट और ऐसे जगहों में सिंधी शरणार्थियों को यहाँ पर लाया गया। तो आज और इतना ज्यादा संकट गहरा गया कि वो शादी ब्याह करके, इंटर कास्ट करके ट्राइबल पूरा लाभ ले लेते हैं। ट्राइबल की लेडीज से शादी कर ली, और तो आखिर में ये CAR की हम इसलिए विरोधी है कि आखिर बसाओगे कहाँ मुझ बुलाते, ये सीधे साधे भोले वाले जंगल के वहाँ पर लाके 2 करोड़ जितना दात बता रहे हो कि 2 करोड़ बाहरी लोगों को हम लाएंगे, तो कहाँ बसाएंगे? सिर्फ ट्राइबल इलाके। सबसे ज्यादा नुकसान उससे हो रहा है। आज बस्तर में इसका विरोध हो रहा है क्योंकि वहाँ उसका लाभ ले रहे हैं, तो वहाँ लड़ाई हो रही है। तो भविष्य में इसी तरीके से बार बार लड़ाई करने का वातावरण बनाना है क्या? और इसलिए हम लोगों को ये धर्मनिरपेक्षता की पहचान बनाए रखने के लिए किस तरीके से प्रयास हो सकते हैं, ये करना है। और हमारे साथी ने कहा कि इसको हिंदू मुस्लिम का इशू बनने ना दिया जाए, और वो इशू सिर्फ इस बात से बच सकता है कि उसके साथ हमको कोई ना कोई सब्जेक्ट जोड़ा जाए। वो सब्जेक्ट शिक्षा से, वो केवल कार्ड उसी का यही है कि हम हिंदू मुस्लिम होने से बचाने के लिए
हम उसको शिक्षा से, गरीबी से, बेरोजगारी से, इसको भी यदि हाईलाइट करके रखेंगे तो वो सेकेंडरी हो जाएगा। तो हिंदू मुस्लिम का जो राइट्स वाली बात, वो लड़ाई की बात, वो मतलब कमजोर हो जाएगी और ये चीज सामने आ जाएगी। आज यहाँ आपके दिल्ली में चुनाव हुए, आज उन्होंने प्रयास किया भरपूर, शाहीन बाग से लेके इधर तमाम प्रयास किया, लेकिन केजरीवाल का जो डेवलपमेंट वाला इशू है वो हावी हो गया और आखिर उनको शिकस्त खानी पड़ी। तो ये शायद हमको इस एजेंडे के साथ हमको इस तरीके के एजेंडे को हाईलाइट करें तो शायद ज्यादा फायदा हो सकता है। वैसे भी सरकार ने तो 14 बिंदु का एक समझाइश वाला प्रचार पत्र निकाला है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने सेक्रेटरीट से निकला है कि इससे ये फायदा है, इससे ये फायदा है, इसको किसी को नुकसान नहीं है, इस तरीके से बताने का प्रयास किया है। तो समझा मतलब जाके सरकारी तौर पर उसको समझाने का प्रयास हो रहा है, लेकिन हमें उस तरीके से उस बात को पहुंचाना होगा। मध्य प्रदेश में एक हमारे जसविंदर सिंह जी है CPM से, उन्होंने बढ़िया किताब निकाली है, अब शायद हम तो बहुत बढ़िया जो हिस्ट्रिकल चीजों को लेकर उन्होंने अपने पुस्तक निकाली है, उसका काफी असर पड़ रहा है। लोग समझ रहे हैं कि नहीं ये NCR और CAA ये क्या है, इस बात की समझ उनमें बन रही है और दबाव बना मध्य प्रदेश सरकार पे, हो सकता है कांग्रेस की सोच रही हो कि इसका हम विरोध कर रहे हैं तो हमारी सरकार भी उसका विरोध करे, लेकिन क्योंकि वहाँ ट्राइबल पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, मध्य प्रदेश में 22-23%, तो उन और 47 MLAs होते हैं वहाँ, तो उनमें से काफी लोग अभी सोशल थिंक में आए हैं, तो वो उन्होंने दबाव बनाया, तो शायद कांग्रेस की सरकार ने वहां से प्रस्ताव बना के कि हम इसको अभी लागू नहीं करेंगे, ये बात उन्होंने भेजा। तो ऐसे मतलब हम लोग शॉर्ट कर लीजिए जी। और साथियों, मैं थोड़ी सी एक संवेदनशील और गंभीर बात करना चाहता हूँ कि मेरे बहुत सारे व्यक्ति और BSF और मेरे कंसर्न में हैं और वहाँ भी एक दर्द है अंदर से, उनको भी हमने महसूस कराने का प्रयास किया, हमारे समुदाय के खासकर लोगों को, कि तुम तो ठीक है सरकार के ऑर्डर फॉलो कर रहे हो, कोई रूल है उसके तहत वो कर रहे हो, लेकिन आपका जो परिवार उधर जंगल और पहाड़ों में है वो प्रताड़ित होगा, तब आप उस पर क्या करेंगे। तो उनके भी अंदर में समझ आ रही है कि हम ये कंसर्न लोग वो करें तो वो खड़े हो सकते हैं उनके विरुद्ध में। आजादी के टाइम में अंग्रेजों टाइम में जब हमारी पुलिस और सेना ने बगावत की, उसके कारण अंग्रेज सरकार को गुजरना पड़ा। तो इस तरीके का भी इंटरनेट के संवेदनशील मामले को मैं यही अंदर ही बात रहना चाहिए, तो इस बात का भी हम लोगों को प्रयास करना चाहिए और ज्यादा न कहते हुए हमारे जो संवैधानिक चीजें हैं जिसमें आदिवासी उससे आता है, मूल अधिकारों में तो 13(3) का जो हमारे ट्राइबल के लिए कोई भी विधि बने इन क्षेत्रों में 13(3) का के तहत पेशा कानून के तहत उन क्षेत्रों में लागू नहीं हो सकता। उन्होंने जो CAA में 4वें पॉइंट में एक दिया है कि ये आसाम, नागालैंड जैसे ये 7 सिस्टर्स स्टेट हैं, वहां पर 6वीं अनुसूची है, इसलिए वहां पर ये लागू नहीं होगा, लेकिन वहां पर 5th शेड्यूल, देश का कोई भी कानून, देश का कोई भी नियम, अधिनियम या अध्यादेश आता है तो वो बिगड़ 6th शेड्यूल और 5th शेड्यूल के से गुजरे वो वहां पर प्रभावित नहीं होता, वहां प्रभावी नहीं होता। तो ऐसी स्थिति में इस CAA हम तो बता रहे हैं लोगों को कि इनसे CAA में स्पष्ट लिखा हुआ 6th शेड्यूल का तो उल्लेख है कि यहाँ पर लागू नहीं होगा, लेकिन 5th शेड्यूल का उसमें कहीं भी उल्लेख नहीं है, इसलिए CAA पूरी तरीके से संविधान विरोधी है। इसलिए इस बात के ऊपर 13(3) का और हमारे पेशा कानून के अंतर्गत वो बिल्कुल मतलब संविधान विरोधी है, इसलिए रिजेक्ट करने वाले है। तो इसी तरीके से 15(1) है, 19 साल से 4 तक का है, 25(1) इस तरीके से बहुत सारे जो संवैधानिक चीजें हैं, हम केवल 14 का अनुच्छेद 14 की बात करके कहते हैं कि संविधान विरोधी है, लेकिन ये जो
जो मूल अधिकार और समानता का अधिकार और स्वतंत्रता का अधिकार, ये सब 13/3/15/1/19 का ये सारी चीजें तो है, इसको हम यदि अध्ययन करेंगे तो निश्चित रूप से हमारे जो व्यक्ति वहाँ पर लड़ाई लड़ रहे हैं उनको ये ट्राइबल की चीज को भी ऐड करेंगे तो निश्चित रूप से हम लोग इस पे विधि होंगे। और वो मैंने बताया कि उसी को उसकी कार्ड के लिए कि तो गेम खेल रहा है अमित शाह जी प्रधानमंत्री जी। ठीक है क्योंकि दूसरों सुन आ जाएंगे। कर्नाटक से मोहल्ली शंकर साहब हैं, थोड़ा जय भगवान जी, रिटायर्ड डिप्टी कलेक्टर। जरा एक मिनट शंकर साहब को शंकर साहब प्लीज। Sir, my name is Maurice Shankar from Karnataka. My colleague Bhaskar Prasad ji, a writer and a fighter, is also with me. So just 2 days before, we have conducted a state committee meeting. Then we took a decision. Just I want to read it. Please give me 2 to 3 minutes. That's all. Respected dignitaries, the Dalit movement in Karnataka has a history of over 100 years. But it was the Dalit Sangharsh Samiti that laid down a solid foundation to the Dalit movement in Karnataka with 2 historical events at its roots. The Basulingappa episode in 1973. Here our dignitaries, one of the Rahman Khan sir is also here. You know Basulingappa. B. Basulingappa, the firebrand Dalit politician who was a minister for municipality and town administration in Devraj Arasu cabinet, made a remark in 1973 that much of the ancient Kannada literature is the like cattle feed and there is no need for Dalits to read it. The upper caste leaders used this occasion to demand Basulingappa's resignation from the ministry. Then the Dalit writers and the new generation educated got united and stood by Basulingappa. Basulingappa was forced to resign, but educated Dalits had realized the need for a solid organization to voice the anguish of the Dalits and Dalit Sangharsh Samiti was born. Professor B. Krishnappa and Devanur Mahadeva, a Padma Shri awardee, and poet Siddhalingayya were its founding fathers. Since then, Dalit movement in Karnataka has been fighting for the cause of Dalit and downtrodden masses with a broad idea of social justice. Dalit movement has launched several land struggles and succeeded in getting land for the landless Dalits, fought for the rights of the Dalits and protested against the atrocities on Dalits. In fact, the first massive Jata organized the DSS in Kolar district was protesting against the rape of Ansuya Amma and murder of Sheshgiri Appa, her father who belonged to the OBC caste. शंकर भाई हम ये दरख्वास्त करेंगे बस उसके अंदर if you could type this Yeah, it will come, sir. Just if you could give us the bullet point so that we could add it. Okay, no problem. It is only 2 minutes. Okay, sir. go ahead, sir. Dalit movement in Karnataka, which was inspired and guided by the life and teachings of Baba Saheb Ambedkar, was also influenced by the thoughts of Jyotiba Phule, Periyar and Ram Manohar Lohia. DSS has fought, it has always opposed communal forces and joined hands with secular forces in many crises faced by the OBCs and minorities in Karnataka. In fact, it was the Dalit movement that strongly supported the Mandal Commission report which provided reservation for the OBCs. In the present scenario, the Dalit movement in Karnataka has taken a firm stand against the unjust NPR, NRC and CAA. And we are of the firm opinion that these exercises are totally against the interest of Dalits, tribals and downtrodden masses of all the communities and not merely minorities. Baba Saheb Ambedkar, the architect of Indian Constitution, and those who worked with him totally rejected the idea of providing citizenship on the basis of religion. We are of the firm opinion that the amendment made
to Citizenship Act are against the inclusive and secular nature of the Indian Constitution. The follower of the Savarkar, who tendered an apology to the British to get himself released from the British, are now trying to doubt Muslims, tribals, nomadics, Dalits and backward classes as illegal migrants, to make them second-class citizens and snatch their voting rights. Let us not forget that before the Indian Constitution provided voting rights to all the adults of India, only the zamindars and graduates had the voting right. Now the Modi Amit Shah combined has set out to curtail the voting rights of the original inhabitants of the land, this land. The most deadly armament of Modi Shah is NRC. If the NRC is executed, the original inhabitants and the people who built this country will have to prove once again that they belong to this country. The Dalit and the downtrodden masses who were landless for centuries are now compelled to give fresh records that they belong to this land. Why should we, the original inhabitants of this nation, produce any document to prove that we belong to our motherland? In view of this, the Dalit movement of Karnataka has taken a firm stand against NPR, NRC and CAA. Let us reject all these three weapons and condemn this deadly design to snatch our constitutional rights. The BJP and its communal bandwagons who have been trying to destroy the basic tenets of Indian Constitution and its desire to build an Indian society based on justice and equality. Those who claim that Manusmriti is their constitution and have tried to dilute the provisions of the reservation are now trying to threaten the Indian Constitution provided to us by Baba Saheb Ambedkar. The Dalit movement of Karnataka strongly condemns this move and urges the people of India to reject NRC, NPR and CAA, which are nothing but the death sentence to the weaker sections of Indian society. Thank you, sir. Friends, बीच में काफी इम्पोर्टेंट, सभी आप इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन काफी लोग आए हैं. जॉन भाई हमारे देर हो गई, हालांकि उसके ऊपर पैरेंट जॉन देर भाई को, लेकिन पेनल्टी लगेगी इनको ऊपर. सबसे आखिर में बुलाएंगे. तासिम रसूल इलियास साहब हैं और हमारे अदीब भाई भी आ गए हैं, हालांकि तबीयत उनकी ठीक है लेकिन उसके बावजूद भी. अबू साले साहब भी हैं, उसको भी अभी 2 मिनट रुकिएगा. तो लेकिन हमारी दरख्वास्त ये है, जैसे मैंने बार बार कह रहा हूँ कि हम यहाँ आपसे जो पूरी चीज निकाल कर फिर आपके सामने बाकायदा हम डिक्लेरेशन बनाएंगे जिसमें सारी चीजें आ जाएं. तो जरूरत इस बात की है, हमको पॉइंटेड अगर चीजें पता चल जाएंगी तो हमको रीड्राफ्ट करने में या ऐड करने में आसानी रहेगी. बस फ्यूचर के जितने भी लोग हम बोलेंगे तो हम इसके बाद जाएंगे नहीं जब तक कि आज ये पूरा प्रोग्राम मुकम्मल नहीं करेंगे. 12-1 बजे तक तो कंप्लीट करना वैसे है. उसके बाद विल गो इनटू द हैंडल एंड डिस्कस अबाउट द होल थिंग. वी हैव गॉट इवन अंसारी साहब हैं हमारे दरमियान, रहमान खान साहब हैं, बट ये कुछ ऐसे लोग हैं जिनको हम बिल्कुल आखिर में इस्तेमाल करेंगे ताकि सारी चीजें निकल कर आएंगी. जिम्मेदारी से अगर कोई पॉइंट ऑलरेडी आ चुका है तो हाँ, तो उसको रिपीट नहीं, ताकि मुझसे बात के और लोगों को मौका मिल जाए. थैंक यू वेरी मच सर. यस जी आप बोलिए, लेकिन बस पॉइंट्स बिल्कुल शॉर्ट में बोलूंगा. सर नाम भी प्लीज. मैं जयपाल सिंह, रिटायर्ड डिप्टी कलेक्टर. यस सर. ये बेसिकली जो है, जो हमें इसका जो है NPR का विरोध तो करना ही है और उसको बायकॉट करना ही पड़ेगा और इसके लिए हमें एक वो देना पड़ेगा समाज के अंदर. और जो प्रधानमंत्री जी ने संसद में भी झूठ बोला उसके लियाकत और नेहरू समझौते के बारे में, जो समझौता था वो समझौता बेसिकली अल्पसंख्यक शब्द है, उसमें माइनॉरिटीज, उसमें हिंदू और मुस्लिम का नहीं है. तो उन्होंने वहाँ उसको पेश कर दिया एक तरह से हिंदू और मुस्लिम के उसमें तो उसको पूर्ण रूप से जो है उसे बताना भी पड़ेगा कि जो ये समझौता था ये दोनों देशों की माइनॉरिटी के उसमें था कि किसी के खिलाफ न जाए. ये जो सोच है ये RSS की सोच आगे बढ़ा रही है और RSS की सोच ये है कि मनुवाद और ब्राह्मणवाद का ही स्थापना करना चाह रहे हैं. जो 1925 से इन लोगों का आंदोलन शुरू हुआ है वो आंदोलन अब जाके इन लोगों को पूर्ण रूप से एक सफलता प्राप्त लग रही है कि ये यहाँ तक पहुँच गए हैं. तो हमें पूरा ये SC, ST और OBC के खिलाफ, मुस्लिम्स के खिलाफ तो है ही है, लेकिन पूर्ण रूप से ये SC, ST और OBC के भी खिलाफ है.
और उसको जो है उनके अधिकारों का हनन करने के लिए ये इस तरह से ला रहे हैं ताकि संविधान की संवैधानिक व्यवस्थाओं को परिवर्तन किया जा सके और संविधान को नष्ट किया जा सके। भारत की जो मूल भावना है संविधान की, उसको नष्ट करने के लिए, स्वतंत्रता को नष्ट करने के लिए और डेमोक्रेटिक सिस्टम को खत्म करने के लिए ये सब कर रहे हैं ताकि ये इन सब लोगों की स्वतंत्रता पर आज डालना चाहते हैं, पूर्ण रूप से समाप्त करना चाहते हैं। और इसके साथ साथ जो अर्थव्यवस्था डाउन चल रही है, आज की डेट में जो अर्थव्यवस्था हमारी धरातल पर जा रही है, बिल्कुल खत्म हो रही है और बेरोजगारी और बढ़ रही है। इसके पीछे जो निजीकरण किया जा रहा है, उस निजीकरण के मुद्दे को दबाने के लिए, ताकि निजीकरण से जो बेरोजगारी बढ़ी है, जो रोजगार खत्म हुए हैं, इंडस्ट्री खत्म हुई है, उसको सबको दबाने के लिए ये नए कार्य कर रही है। और हमारे समाज में नई जो भाईचारे की भावना है, उस भाईचारे की भावना को समाप्त करने के लिए एक नया सांप्रदायिकता पैदा कर रही है। जी, मैं एमजे और जॉन दयाल साहब से दरखास्त करूंगा कि वो कुछ अपने आपके पास होगी पूरी। जो अभी कुछ टीमें घर घर जाके जो दूसरे तरह के सर्वे भी कर रही हैं। अभी नोएडा में जो गांव में एक टीम हेल्थ विभाग की कोई टीम गई थी, उस टीम को गांव में नहीं घुसने दिया, उसके साथ मारपीट की गई और उसका विरोध इसलिए किया गया, उनको शक है कि ये एनपीआर करने आ रहे हैं। तो एनपीआर के विरोध में लोग स्वतः ही खड़े हो रहे हैं। इस चीज को हमें जो है आगे बढ़ाने की केवल आवश्यकता है। एनपीआर का विरोध हो रहा है और गांव में टीमों को घुसने नहीं दिया जा रहा है, चाहे वो दूसरी टीमें जा रही है। तो इसके लिए एनपीआर के विरोध के लिए हमें एक आह्वान करना पड़ेगा। और ये पूर्ण रूप से जो वर्ण व्यवस्था को लागू करना चाहते हैं, इसके पीछे जो मेन मकसद है, वो मेन मकसद है वर्ण व्यवस्था को लागू करना और मनुवाद की स्थापना करना, संवैधानिक तरीके से देश को न चलाना, संविधान को नष्ट करना। ये थैंक यू। अभी जैसे मैंने कहा कि हमारे पास बोलने के लिए तो और भी हैं हमारे दरमियान में, वेस्ट यंग लीडर माशाल्लाह रोबर सफार साहब, मकसूद साहब वहाँ से बेंगलोर से आए हैं। लेकिन मेरी दरख्वास्त ये है कि हम लोग ऐसा सोचते हैं कि एक 5-7 आदमियों की टीम यहाँ से अभी अलग क्रिएट कर दें हम, रहमान खान साहब की सरपरस्ती के अंदर, और जिसमें जावेद हों, जॉन साहब हों, जॉन दयाल साहब और अंसारी साहब और क्या नाम है अबू साले शरीफ साहब। तो कुछ जो चीज़ हमने बनाई, जरा इसके ऊपर आप गौर भी कर लें, फिर उसके बाद करेंगे। तो मैं 5 लोगों से दरख्वास्त करूँगा, अपने रहमान खान साहब, जॉन दयाल साहब, अबू साले और जावेद भाई, प्लीज आप जॉन साहब बोलेंगे। 1 मिनट तो मेरा ख्याल जरूरी हो जाता है, बोलूँ। हाँ जी, कल रात को आज़ाद मार्केट में रात को बोल रहा था 11 बजे, और उसके पहले दिल्ली के कई जगहों पे बोला। 2 बातें मैं खास बोलना मानता हूँ। एक बार क्योंकि ज़्यादातर यहाँ पे लोग इस्लाम फेथ के हैं, मुसलमान हैं, और जो भी हम दिल्ली में या नॉर्थ इंडिया में मीटिंग देखते हैं, मैं हर्षमंदिर उत्तर प्रदेश के तकरीबन हर शहर में गए, अलीगढ़ और लखनऊ को भी मिलाकर, तो उत्तर भारत में तो ज़्यादातर चेहरे दाढ़ी वाले मुस्लिम हैं या पर्दानशी औरतें हैं, शाहीन बाग की औरतें जिनको कहा जाता है। मगर मेरे ख्याल हमको ये एश्योरेंस भी देना चाहिए बाकी लोगों को कि उत्तर भारत के पास जो दक्षिण में और वेस्ट इंडिया में जो डेमोन्स्ट्रेशन हो रहे हैं, वो तकरीबन कम से कम 50% और कई जगह तो एंटायरली नॉन मुस्लिम है। और ये बहुत ही अच्छी बात है। और पहली बात है, एक छोटा सा मिसाल देता हूँ। ईसाई समाज में, कैथलिक समाज में तो अक्सर मुसलमानों की हिमायत में हम लोग सड़क पर आते ही रहते हैं, मगर कोयम्बटूर में 1 लाख इवेंजलिकल पेंटिकॉस्टल ईसाई, जिसको आप कह सकते हैं कि फंडामेंटलिस्ट है, पुराने जमाने में इस्लामोफोब भी कहा जा सकता था, वो अपने मजहबी वजह से मिले। वजह मजहबी थी, मगर जब 1 लाख आदमी 3 दिन तक मिला तो
तो तीसरे दिन जो रेजोल्यूशन पास हुआ वो एसेंशियली सीए के खिलाफ था, एनपीआर के बाइकआउट की मांग करता था। इस तरीके से कलकत्ता है, बंगाल है, तमिलनाडु है, आंध्र है, कर्नाटक है, गोवा है और बॉम्बे है, वहां पे जिस तरीके से ईसाई समूह बाहर आया है, ये हिस्टोरिकली मेरे ख्याल है पहली बार आया है। और इसका जो एनर्जाइजिंग इम्पैक्ट है उसकी हमको कदर भी करनी चाहिए और उसे ताकत भी लेनी चाहिए और उसको अपनी अपील्स में भी ध्यान देना चाहिए। दूसरी बात जो है कि घड़ी घड़ी शाह खासकर और मोदी भी अक्सर कहते हैं कि सीएए ईसाइयों के हित में है, क्योंकि आयशा बीवी के बाद पाकिस्तान में जो जुल्म हो रहा है ईसाइयों पर पाकिस्तान में, उनके लिए बहुत बड़ा दरवाजा खोल रहा है। तो हमने इनको और शाह साहब को कहा कि आप हमारे साथ फैक्ट्स एंड फिगर्स लेके डायलॉग कीजिए। नड्डा साहब ने तो एक किया और उनके पास जवाब नहीं था, क्योंकि सच्चाई क्या है, हिंदुस्तान के जो पड़ोसी 9 देश है उसमें किसी भी देश में ईसाई सरकार में नहीं है। हर देश में ईसाई माइनॉरिटीज में है और हर देश में उनके ऊपर कुछ ना कुछ सताव आता है, चाहे वो नेपाल हो या भूटान हो या बर्मा हो या श्रीलंका हो या मालदीव हो या पाकिस्तान और अफगानिस्तान, तो मान के चलते हैं। हम इसे कह रहे हैं कि आप बर्मा से अभी भी हिंदुस्तान के बॉर्डर पर 3 लाख रोहिंग्या नहीं, रोहिंग्या से भी ज्यादा वहां पर चिन और काचिन 2 किस्म के ट्राइबल ईसाई आना मांगते हैं, क्योंकि उनके ऊपर बुद्धिस्टों का और फौज का कैद ढाया गया है, उनको क्यों नहीं आने देते आप। इस तरीके से सीएए के ऊपर कई माइनॉरिटीज के ऊपर उनकी आंखें खुली हैं, इसके ऊपर हमको इसके ऊपर काम करना चाहिए। तीसरी बात जो मैं कहना मांग रहा था और जो मैं दिखाना मांग रहा हूं, जब चूंकि मैं पिछले दिनों में तकरीबन आप कह सकते हैं हिंदुस्तान सभी जगह घूम के आया हूं, तो जुबानी तो लोग बात कर रहे हैं, शाम को महफिलों में भी बात कर रहे हैं, मगर जिसको कहते हैं पर्चे लिखित में समझा के, जैसे ये जो बड़ा आया है कागज भी आपका, ये घर घर मातृ जुबान में नहीं आया है, कहीं पे भी नहीं आया है। तमिल में भी कोई पर्चा कहीं मिल जाता है, मलयालम में कोई मिल जाता है, ये तो नहीं आया है। दिल्ली में ऑल इंडिया पीपुल्स फोरम में, जिसमें से कई एक आप में से भी हैं, हम लोगों ने एक तरीके से बनाया था। इसकी सॉफ्ट कॉपी है, जो मर्जी आके जितना बड़े चिपका ले, हम लोग सब अपनी जेबों में लेके घूमते हैं और जहां भी मौका मिलता है करते हैं। मेरा ख्याल है आज फिर जरूरत है, क्योंकि जो टेलीविजन पे जो झूठ बोला जा रहा है, ये दोनों खुद झूठ बोल रहे हैं। इनके आरएसएस के लोग जिस तरीके से मोहल्ला जाकर जो बोल रहे हैं, उसके लिए जब तक ऐसी चीजें नहीं होंगी जिसको लोग हाथ में लेके कह पाए कि हमने पढ़ लिया है, आप हमको झूठ मत बोलिए। एनपीआर वाले जब आए उनको बताए कि हमने पढ़ लिया है, इस वास्ते आप बाइकआउट कर रहे हैं। मेरा एक ये है कि यहाँ पर भी दोबारा कई लोगों ने इसके ऊपर काम किए हैं। इस तरीके का मेरा ख्याल है हर एक्टिविस्ट के पास 100, 50, 200 कॉपी होनी चाहिए, ताकि इसको हर हिंदुस्तानी के हाथ में, खासकर हिंदू के हाथ में इसको दिया जाए। ये 3 बातें मैं खासकर कहना मांग रहा था। सॉलिडारिटी, जैसे मैंने कहा, यूनिक है उन कौमों में जहाँ पे इस्लामोफोबिया, पिछले साल तक हम लोग मौलाना के साथ मिलकर कहते थे इस्लामोफोबिया के खिलाफ कैसे जंग छेड़ी जाए, जब एनपीआर का सपना भी नहीं था लोगों में, वो उस जंग छेड़ी जा चुकी है और उसके ऊपर कई जगह सक्सेस मिल रहा है। उसको पूरा सक्सेस जब मिलेगा तो एनपीआर अपने आप बाइकआउट हो जाएगा। शुक्रिया। जी बोलिए। मैं सिर्फ सुझाव मेरा जी मोहम्मद आलम भोपाल से मेरा ये सुझाव है कि जितनी गैर बीजेपी हुकूमतें हैं उनके अंदर तालमेल नहीं है, अलग अलग राग अलाप रही है। मध्य प्रदेश सरकार ने पहले एनपीआर लागू करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया और उसके बाद जब हमने उस पर आवाज उठाई तो मध्य प्रदेश सरकार ने कांग्रेस के लेटर पैड पर यह कहा कि हम ये एनपीआर नहीं लागू करेंगे। तो हमारा ये वहां मुतालबा था कि आपने करने का नोटिफिकेशन तो बाकायदा गजट करके किया और न करने का ऐलान जो है उसका डी गजट नहीं किया, और वो ऑर्डर गजट नोटिफिकेशन जिस तरह से होना चाहिए उसको भी रद्द करने का भी वैसे ही होना चाहिए, वो नहीं किया गया। तो मुल्क की जो गैर बीजेपी हुकूमतें, क्योंकि एनपीआर लागू करने का काम भी अगर होगा तो सूबाई हुकूमतों के जो मुलाजिमीन है वही करेंगे। अगर पूरे मुल्क की गैर बीजेपी हुकूमतें एक साथ खड़ी हो जाती हैं
तो इसका बहुत असर पड़ेगा। तो मेरी इस हाउस से गुजारिश है कि जितनी मुल्क की गैर बीजेपी हुकूमतें हैं, हमको उनसे भी बात करना चाहिए और उनको भी इस पर राजी करना चाहिए कि वो अपनी ऐलान करें। जी, मैं डॉक्टर सुशील गौतम हूँ। जी, मैं डॉक्टर सुशील गौतम हूँ और मैं यूपी के मेरठ से हूँ। हम वहाँ एक ब्लू पैंथर नाम का ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं और मैं बताना चाहूंगा कि यूपी के अंदर जो हालात हैं वो देश में शायद कहीं नहीं है और आपातकाल की लगभग जो घोषणा हम कहते हैं वो आपातकाल यूपी में लग चुका है। यूपी के अंदर मैं पहला शख्स था जो सबसे पहले सीए के खिलाफ जो जेल गया था और 19 तारीख को 4 दिन निकलने के बाद मैंने वो बिल जलाया और उसमें मेरे पिताजी पर, क्योंकि वो जमानती थे और मेरे भाई जमानती थे, उन पे भी केस लगा दिए गए। उसके बाद से हम अंडरग्राउंड हैं। दूसरा, मैं ये छोड़कर और जो वर्तमान में जो हालत है यूपी की मैं बता रहा हूं, अभी कल परसों की ही रिपोर्ट है, इस पर हमें ध्यान देना पड़ेगा। मैं मेन बात पर आ रहा हूं कि अलग अलग तरीके से सेंसस कराए जा रहे हैं। टीबी की बीमारी और पोलियो के आंकड़े जुटाने के नाम पर डेटा कलेक्शन किया जा रहा है और कल के ही पेपर में था कि कुछ जगहों पर उनके साथ पिटाई करी गई है और बुलंदशहर जिले डिस्ट्रिक्ट के अंदर उन्होंने कर्मचारियों ने ये डाटा देने से मतलब कलेक्ट करने से मना किया है, क्योंकि मेरठ के अंदर किया था, उसका विरोध हुआ और बुलंदशहर के अंदर कर रहे थे तो एडमिनिस्ट्रेशन ने वहां मना कर दिया है कि हम ये डाटा कलेक्ट नहीं करेंगे। इसका मतलब हिडन रूप से भी डाटा कलेक्ट किया जा रहा है, तो इसके ऊपर भी हमें अवेयरनेस फैलानी पड़ेगी पहले से ही कि दूसरा माध्यम तो नहीं अपना रहे हैं वो। दूसरा, मैं ये कहना चाहूंगा कि जो एनआरसी और इसके पूरे मामले में मुस्लिम कम्युनिटी में लीड लिया है इस अवेयरनेस को फैलाने के लिए, और हार्मफुल ये किसको ज्यादा होगा, वो दलित और आदिवासियों पर ज्यादा हार्मफुल होगा क्योंकि लैंड वेट नहीं है। और इसको कैसे नेशनल वाइड हम इशू बना पाए और इसको कैसे कॉन्स्टिट्यूशन खत्म किया जा रहा है, इस बड़े इशू को हम देश के सामने, जनता के सामने रख पाए, ये भी हमें ध्यान रखना होगा। दूसरा, इंटेलेक्चुअल लेवल से हमें ये चीजें निकालकर जनता के बीच में हमें ले जाना पड़ेगा और कैसे हम नई लीडरशिप को भी हम यही तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारी लीडरशिप का भी फेलियर है जो पुरानी या तो पार्टियों ने डेवलप की है या वो पैसे के बल पर नेता बने हैं और आज वो सबके सब गुफा में हैं। और ये जो पहली लीडरशिप थी वो जमीन से निकल के आई थी, जब भी ऐसे समझौते होते थे जो अंबेडकर और गांधी में हुए, जो पूना पैक्ट पे भी उन पर रजामंदी हो गई थी, लेकिन इस वाले मुद्दे पर नहीं हुई है। और नॉन बीजेपी जो स्टेट है वो भी हमारे साथ खुल के नहीं आ रहे हैं। हमें इस पर भी विचार करना होगा कि उन्हें कैसे प्रेशर में लिया जाए और वो इसके खिलाफ साथ दे। तीसरा, जो सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट जो चीज जितने भी इंस्टीट्यूशन है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है, जिनके हम जस्टिस के लिए हम देखते हैं, और कोर्ट से भी अब हमें कोई उम्मीद शायद नहीं करनी चाहिए कि सारा जो सिस्टम है वो मनुवादी चीजों में लिपट गया है और या संघ की विचारधारा से वो लिपट गया है। तो कोर्ट का काउंटर कैसे करें और उसका काउंटर करने के लिए हमें सड़कों पर आंदोलन करना हो या आगे की रणनीति क्या हो या विरोध कैसे करना है, उस पर हमें ध्यान देना पड़ेगा क्या। और एक आगे की लड़ाई भी ये भी देखनी पड़ेगी कि एनपीआर और एनआरसी के बाद की जो आगे की लड़ाई होगी, अगर ये वापस भी हो जाता है तो क्या ये सभाएं दोबारा लगेंगी या हम फिर से ऐसी चीजों की आने की ऐसी चीजें समाज में आने के और देश में बड़ी चीजें खराब होने का इंतजार करेंगे, 20-25 साल इंतजार करेंगे कि हमारी एक जनरेशन खत्म हो जाएगी। तो हमें और ऐसा ही, और जो ये उदाहरण देते हैं कि एक सेकंड एक ही रह गया सिर्फ, और जो उदाहरण ये बार बार देते हैं कि हमें पाकिस्तान से जो आ रहे हैं और दलित आ रहे हैं, दलितों को फायदा है, ऐसा ही 370 पे भी इन्होंने बोला था झूठ कि वहां पर भी रिजर्वेशन पॉलिसी लागू की जाएगी जो रिजर्वेशन नहीं मिल रहा है। तो इस मुखालफत में कोई ना रहे, इनका खेल कुछ और है इसके पीछे, ये भी सबको यहाँ जग जाएगा और आप सभी समझदार हैं कि इसके पीछे बड़ी कॉन्स्पिरेसी होने वाली है। थैंक यू। उधर पीछे से उस तरफ से कोई साहब बोलेंगे? हाँ जी, मेरा नाम अम्बरीश राय है। मैं बोलूं क्या? जी बिल्कुल। मेरा नाम अम्बरीश राय है और मैं देश के शिक्षा के आंदोलन से जुड़ा हुआ हूं।
2-3 बातें मुझे कहनी है सिर्फ कि पहली बात तो ये कि इन सरकार का जो रुख है उसके बारे में हमको बहुत स्पष्ट हो जाना चाहिए। ये इनके लिए बहुत दिनों के बाद आरएसएस और बीजेपी के लिए एक मौका मिला है कि वो रिलीजियस आइडेंटिटीज के नाम पर समाज को पोलराइज करना चाहते हैं और इसलिए वो सीए, एनआरसी और एनपीआर से बहुत जल्दी पीछे नहीं हटने वाले जब तक कि पूरा देश आजादी की लड़ाई के मूड में अंग्रेजों के खिलाफ जिस तरह खड़ा हुआ था, जब तक नहीं खड़ा होता तब तक वो पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि उनके लिए बहुत लंबे समय बाद ये औजार हाथ में मिला है। दूसरा ये कि ट्रंप का इस समय जबकि पूरा देश आंदोलित है और महिलाएं, छात्र, नौजवान सड़कों पर हैं और उनके ऊपर बर्बर लाठीचार्ज और फायरिंग हो रही है, ऐसे मौके पर ट्रंप का हिंदुस्तान का दौरा भी एक नए बैनुल-अक़वामी पोलराइजेशन का संदेश दे रहा है। और अगर हिंदुस्तान वहां जाके खड़ा हो गया है, नरेंद्र मोदी वहां जाके खड़ा हो गया है, तब आपको बहुत बड़े समाज को इकट्ठा हिंदुस्तान में करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो एक ग्लोबल यूनिटी बन रही है और भारत में जिस तरह से पोलराइजेशन किया जा रहा है, यह एक बहुत बड़ी लड़ाई के लिए और लंबी लड़ाई के लिए आपका ध्यान खींच रहा है। मुझे कहना यह है कि एक दौर हो गया जिसमें मैं उनकी सलाम करूंगा कि महिलाओं ने, छात्रों और नौजवानों ने किया। अब जरूरत इस बात की है कि किसान, मजदूर, छोटे छोटे कारोबारी, ये सब रिलीजियस आइडेंटिटीज के खेमे से बाहर निकल करके इनको गुलबंद किया जाए और इस देश की जमहूरियत को बचाने की जिम्मेदारी सही मायने में माइनॉरिटीज के कंधे पर आ गई। इसलिए जिस तरह अभी तक आप गांधी, अम्बेडकर और संविधान को लेकर लड़ते रहे हैं, उसी तरह देश के उन सारे कारोबारियों को, किसान मजदूरों को गुलबंद करने के लिए एक मुहिम चला दीजिए। एक यात्रा चलनी चाहिए इस देश में, एक बड़ी यात्रा चलनी चाहिए इस देश में, लोगों में हिम्मत पैदा करने के लिए, डर तोड़ने के लिए। और उत्तर प्रदेश इनका सबसे बड़ा निशाना है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, एक गुंडा राज कर रहा है उत्तर प्रदेश में, कम्युनल गुंडा राज कर रहा है जो गोली की भाषा बोलता है। उसके खिलाफ एक बड़ा मुहिम उत्तर प्रदेश में अगर आपने तोड़ लिया और आने वाले बिहार के चुनाव में अगर आपने भूमिका अदा कर दी तो इनकी आधी कमर टूट जाएगी। तो इसलिए मुझे लगता है कि एक बढ़िया रणनीति बनाकर लंबी लड़ाई की योजना लेकर के समाज के विभिन्न हिस्सों को, शायद इसी लड़ाई में वो लड़ाई भी छिपी हुई है जिसमें अमीरी गरीबी के बीच का फर्क मिटा दे, ऐसा भी हो सकता है। एक बहुत बड़ी संभावना भी हो सकती है। उसको ध्यान में रखते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जफरुल इस्लाम साहब। आप दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन। मेरे ख्याल में एक बात तो यह है कि जो प्रोटेस्ट शुरू हुआ है उसको उस वक्त तक बंद नहीं होना चाहिए जब तक ये मसला हल न हो जाए। ऐसी बातें हो रही हैं कि बहुत हो गया, अब रोक दिया जाए, उसको बिल्कुल नहीं रोकना चाहिए। उसकी शक्ल बदल सकती है, उसकी जगह बदल सकती है, लेकिन ये प्रोटेस्ट चलना चाहिए। जैसे कि हांगकांग वगैरह हो रहा है, उन्होंने कुछ शक्ल बदली है लेकिन वो जारी है, उसको खत्म नहीं होना चाहिए। और एक और बात यह है कि नेशनल रजिस्टर की हमको मुखालफत परसी नहीं करना चाहिए, बल्कि जिस तरह से उन्होंने उसको जोड़ दिया है कि 15 डॉक्यूमेंट ले आओ, इसके अलावा नहीं हो तो नहीं होगा, बल्कि हमको मुतालबा करना चाहिए कि आधार भी काफ़ी है, वोटर ID भी काफ़ी है और इस तरह का और दूसरे डॉक्यूमेंट जो आम लोगों के पास होते हैं वो काफ़ी है। और इसके लिए उनको एक मुनासिब वक्त देना चाहिए, 10 साल के अंदर लोग इसको पूरा कर लें। ये नहीं कि घर घर जाकर के लोगों की जो है तलाशी ली जाए, देखा जाए और फिर लिखा जाए ये डी वोटर है, ये फलां है, इसके बजाय खुद लोगों पर छोड़ दिया जाए। तो ये यानी अगर हम ये मान लें कि हम ये जो भी प्रोटेस्ट चल रहा है ये उस वक्त तक नहीं खत्म होगा जब तक ये मामला खत्म नहीं हो जाएगा। बेकार की बातें हो रही हैं कि NRC कोई बात नहीं हुई। आप ये क्यों नहीं कहते कि 7 लाख NRC नहीं होगा? ये उनको ऐलान करना चाहिए। जब तक ये इसका ऐलान न कर दें और पार्लियामेंट में ऐलान न कर दें और बाकायदा डी-नोटिफिकेशन न कर दें, तब तक ये चीज चलनी चाहिए। शुक्रिया। अदीब साहब।
बहुत बहुत शुक्रिया कमाल भाई और मौलाना महबूब नकवी साहब कि आपने मुझे यहाँ मदऊ किया। ये बहुत ज़रूरी था इस वक्त जो हालात मुल्क हैं। एक ज़माने के बाद मुझको कम से कम ये महसूस होता है कि इस मुल्क का मैं शहरी हूँ और ये क्रेडिट यहाँ की ख़वातीन ने हमको दिया है। 2014 में मोदी साहब जब आए थे तो ये सोच के आए थे कि माइनस मुसलमान हम हाकिम वक्त बनेंगे और वो बन गए। उसके बाद हर पार्टी ने ये सोचा कि ये मुसलमान एक लायबिलिटी है, बोझा है, हम दलित बन गए। हमें दौड़ा दौड़ा के मारा गया, कोई पॉलिटिकल पार्टी हमारे पास नहीं आई, यहाँ तक कि घरों में घुस के मारा गया, पॉलिटिकल पार्टी नहीं आई, हमको छूत और अछूत बना दिया गया। यहाँ तक कि हमारी जो मिली तंजीमें थी वो भी अपने अपने अंदाज से अपने तरीके से गुजरती रही और नतीजा यह हुआ कि बहुत से लोगों ने ये फैसला करने का फैसला कर लिया कि हम अलग मुस्लिम पार्टी बनाएंगे, यानी खुदकुशी कर दी। ये मसाइल बहुत संजीदा थे। इसके ऊपर जो खवातीन ने कदम उठाया, हमारा यकीन था कि इस मुल्क में अभी सेकुलर हिंदुओं की तादाद बहुत ज्यादा है और वो हमने इस मुहिम में देख लिया। हमको हमारी शिनाख्त वापस मिल गई। हमारे साथ सिख भाई भी खड़े हो गए, क्रिश्चियंस भी आ गए और हिंदू भाई भी आ गए और ये इसकी तवक्को मोदी सरकार को नहीं थी। इसलिए जफर इस्लाम साहब की इस बात से मैं इत्तेफाक करता हूँ कि ये तहरीक चलनी चाहिए। अभी यूपी का जिक्र हुआ, मेरा ताल्लुक यूपी से है। मैं कहना चाहता हूँ कि यूपी में अगर आपको रुकना है, मैं सिर्फ 2-3 मशवरे अपनी तरफ से देना चाहता हूँ अगर आपकी समझ में आए। मोदी जो योगी जो वहाँ चीफ मिनिस्टर है, उसने खुद अपने हाथ से मेरे दोस्त उनकी बीवी पे गोली चलाई थी, वो बच गई। उनका सिक्योरिटी गार्ड जो यूपी पुलिस का सिपाही था वो मर गया। 9 केसेस मोदी के पास थे, 8 केसेस उन्होंने विड्रॉ कर लिए अपने चीफ मिनिस्टर बनने के बाद। मर्डर का केस था और ये मर्डर का केस है जिसमें यूपी पुलिस का एक सिपाही मारा गया। वो मुकदमा आज तक चल रहा है। उसको हम लोगों ने कोशिश करके सुप्रीम कोर्ट में उस केस को रोका हुआ और बाकी मुकदमे वापस हो गए। ये जो सेशन आपने बुलाया है, आपके वसाइल ज्यादा हैं, आपके पास ज्यादा कुव्वत है, वकला मौजूद है। हमको इफेक्टिव तौर पर बिल्कुल तहरीक चलानी चाहिए कि ये मुकदमा जो मर्डर का है, जो FIR मौजूद है और जिस आयोग ने ये रिपोर्ट लिखी थी, उसने कोर्ट में तस्दीक भी कर दी कि इस मोदी के रिवॉल्वर से फलां सिपाही यादव मारा गया था। ये मुलायम सिंह के जमाने का वक्त है, उस वक्त अमर सिंह साहब ने उनको बचा लिया था। हमको एग्रेसिव भी होना पड़ेगा योगी के ऊपर और हम लोगों को ये चाहिए आपके प्लेटफॉर्म से जितनी कुव्वत हो सके सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए। जहां एक बात ये खुशाइन हुई कि सब लोग इकट्ठे हो गए, वहां हैरत है मुझे अपने सुप्रीम कोर्ट पर। मेरा तस्वुर तो अदालत का ये था कि वो शायद इस जमीन पर अल्लाह का नुमाइंदा होता है। पूरी दुनिया चीख पड़ी, आवाज वहां तक नहीं पहुंची सुप्रीम कोर्ट तक। इस पे भी सवाल हमको करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ये तो कहने को तैयार है कि रास्ता देख लो, खोलो। सुप्रीम कोर्ट इस पे तैयार नहीं है कि 144 दरखास्तें वहां लगी और उसकी समझ में नहीं आता है। सैयद साहब यहाँ मौजूद हैं, इनकी मदद लीजिए। सुप्रीम कोर्ट से पूछिए, उनके ऊपर जितने मुकदमे हो सके वो करिए कि साहब ये मजालिम जो हो रहे हैं, अगर आपको फैसला करना है कि ये CAA सही है तो ये फैसला भी कर दीजिए, हम मान लेंगे। आपने ये फैसला भी कर दिया कि जिसने इमारत तोड़ी उसको जायदाद दे दी, हमने वो भी मान लिया, आपको फिर मान लेंगे। लेकिन ये खामोशी, महीनों से लोगों को खाना पीना कश्मीर में नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के पास वक्त नहीं। इस पे क्या हमें सोचना नहीं चाहिए? ये क्या हमारे लिए मुद्दा नहीं है? हम सिर्फ यही कहते रहेंगे कि सरकार ने ये कर दिया। सबसे बड़े महाफिज तो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट पे सवाल करना चाहिए था।
हम समझते हैं कि सेशन से अगर कोई बात निकले तो एग्रेसिव अंदाज से निकले कि हम सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी जितने भी पिटीशन हो सके हम डालें कि क्यों नहीं आप सुन रहे हैं, पूरे दुनिया में हम बदनाम और दलील हो रहे हैं, हिंदुस्तान में एक एक बच्चा दलील हो रहा। जहां तक मेरा ख्याल है ये एनआरसी एनआर जो भी करते जा रहे हैं, इनको तवक्को नहीं थी कि दलित मजदूर किसान भाई ये सब जुड़ जाएंगे, इसलिए ये लगाने के लिए तो इनकी हिम्मत नहीं है, लेकिन इनके पास मीडिया भी मौजूद है। आपके प्लेटफॉर्म से ये जानना चाहिए कि कोई शख्स उन टेलीविजन को जो भक्त हैं और जो रोज 8 बजे रात से नफरत के पैगाम पहुंचाते हैं उसको देखना बंद करें, उसमें जाना बंद करें, चाहे कितना बड़ा मसला, उसमें बिल्कुल कतई बाइकआउट कर दिया जाए। और वहां वो फिजा जो आरएसएस 70 साल में नहीं कर पाई वो 4 साल में टेलीविजन ने कर दिया। इस पे भी हमको सोचना चाहिए। ये मेरा अपना नजरिया है, मैं चाहता हूं क्योंकि आपकी आवाज इतनी बड़ी है कि वो सारे हिंदुस्तान में पहुंच सकती है। मैं बोलता हूं तो मेरे घर की दीवारों में वो आवाज रह जाती है। मेरे पास इतनी कलम की कुव्वत नहीं है कि आपको वो बता सके, लेकिन मैं ये समझता हूं, उठता हूं। मैं चंद दिन पहले बहुत बीमार हूं, बहुत सालों से बीमार हूं। चंद दिन पहले मैं शाहीन बाग गया, मुझे इतनी मसरत हुई, वहां 3-4 बच्चियां मुझे मिली और उनका हमसे आप तो बीमार थे, आप कैसे आ गए? मैंने कहा बेटा मैं टेलीविजन पे तुमको देखता हूँ, दुआ देता हूँ, तुम्हारा एहसान मांगने आया हूँ कि तुमने मेरी शिनाख्त पहचानवा दी। वो बच्चियां रोने लगी, 2 बच्चियों ने मेरे पैर छू लिए। तो मैंने पूछा बेटा तुम्हारा नाम क्या है? तो उन्होंने कहा सोहती, यानी गैर मुस्लिम बच्चियां थी वो। मुझे जीने की आरज़ू पैदा हो गई। ऐसा मूवमेंट खड़ा हुआ जिसने पॉलिटिकल पार्टीज ने हमको शूद्र बना दिया। तस्वुर कीजिए कि राहुल गांधी जो जवाहरलाल नेहरू के खानदान से, इंदिरा गांधी के पोते, राजीव गांधी के बेटे इलेक्शन में जाते हैं कि हम शिव भक्त हैं, हम ब्राह्मण हैं, जनेऊधारी। हर पार्टी ने ये सबक सीख लिया। ऐसे में इस मूवमेंट को हम समझते हैं ये खुशाइन अमल हुआ। इसमें गांधी के बाद जो खिलाफत मूवमेंट हुई थी उसके बाद ये पहला मूवमेंट हुआ जिसमें हिंदुस्तान की रूह जाग गई। इसलिए ये आपका जो सेशन है मैं समझता हूं कि ये बहुत जरूरी है। मेरी जाती गुजारिश है कि यूपी के चीफ मिनिस्टर का जो मुकदमा चल रहा है, अगर कोई जरिया हो तो सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त लगाई जाए, सारे कागजात और सारी तफसील मैं दे सकता हूं उस मुकदमे की, और एग्रेसिव हो जाए हम योगी आदित्यनाथ के ऊपर। जैसा अभी किसी ने कहा कि अगर यूपी को हमने दाब लिया और यूपी के मजालिम का तस्वुर भी आपने कर लिया तो ये इनकी कमर टूटेगी। और आखिर में मैं ये भी कहना चाहता हूं कि हमको एग्रेसिव तौर पर जो इस मुल्क की माशी हालात खराब हुए हैं उसका प्रोपेगेंडा भी करना चाहिए। जो दबे पांव ये छुपाए हुए हैं, ये मुल्क दिवालिया हो गया है। थैंक यू सर। और उन इश्यूज पे हमको भी बात रखनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अमरीक भाई, अमरीक सर मगर साहब, अमरीक भाई। थैंक यू सर। नहीं बोलिए सर, अपने पॉइंट्स आपके जरूर आने चाहिए, बुलेट्स में आने चाहिए, जरूर आने चाहिए। मैं तो 1-2 मिनट में बात रखूंगा आपके सामने। यस सर। ऐसा है कि सर थोड़ा गुस्ताखी माफो, आपकी बिल्कुल चेहरा नजर नहीं आ रहा, तो जरा बराबर में साइड लीजिए, गुलदस्ते फंस गए। अब पौधे चलिए फरमाइए। हाँ जी सर। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं पंजाब से आया हूँ, अमरीक से पंगड़ मेरा नाम है, और मैं ऑलरेडी अम्बेडकर महासभा का स्टेट अध्यक्ष हूँ और पंजाब शेड्यूल्ड कास्ट एंड बैकवर्ड क्लासेस एम्प्लॉय फेडरेशन का मैं स्टेट अध्यक्ष हूँ। और पंजाब के विच जो बात चली थी कि गैर बीजेपी सरकारें जो है वो अपने रेजोल्यूशन पास करे, तो पंजाब में तो विधानसभा में पास हो चुका है, पंजाब ने कर दिया है। और मैं एक चीज महसूस करता हूँ कि पंजाब में CA NPR
एनआरसी के खिलाफ एजिटेशन तो हो रही है बहुत, मलेरकोटला में भी हो रही है, बठिंडा में भी रेगुलर बैठे हैं, परंतु मैं ये महसूस करता हूँ कि जो मुसलमान कम्युनिटी भाई है ये देख रहे हैं कि अकेले भी कर रहे हैं, और जो दलित संगठन है वहां पर, क्योंकि पंजाब में शेड्यूल्ड कास्ट की इस वक्त 38% पॉपुलेशन है, 38 पूरे इंडिया के सारे स्टेटों से ज्यादा है। इसीलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर हम इस मूवमेंट के कामयाब होना चाहते हैं तो हमें दलित ओबीसी को साथ लेकर ही चलना पड़ेगा, तब हम कामयाब होंगे। और एक प्लान जो है एक जो पूरे इंडिया के एक होना चाहिए। पंजाब भी मैं देखता हूँ कि कोई मतलब कोई सेंट्रल लाइन आइडिया कोई नहीं है, कोई सेंटर की अपनी जी ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने एक प्लानिंग नहीं है, एक प्लानिंग दे के उसके मुताबिक आप पूरे इंडिया में काम करिए। और पंजाब में असं कर रहे हैं तो मैं आप जी को यही बेनती करूंगा कि पंजाब भी तुसी जो दलित भाईचारा है उनको साथ लेकर चलो तो अच्छा होगा, क्योंकि सांझ होनी चाहिए, हर जगह जाना, दुख सुख भी जाना चाहिए। मैं पटियाला में रहता हूँ, कैप्टन अमरिंदर सिंह जो मुख्यमंत्री है इस वक्त पंजाब के, उसके शहर में रहता हूँ, वहां पर भी मैं देखता हूँ कि मुसलमान भाईचारा बहुत है, परंतु वहां पर संगठनात्मक की चीज नहीं है, इकट्ठे होकर लड़ाई लड़ेंगे तो अच्छा होगा। इस बीच एक और है कि एक जो बात करते हैं, एक कल हो रहा है एक 25 को हो रहा है, एक 50 को कह रहे हैं, अप्रैल में कह रहे हैं, तो ये एक हास्यहीनी बात बन गई है। जरा होता है वो कहता है संगठन उठ के ये बंद कर दो, ये बंद कर दो, उसका असर नहीं होता है। 2 अप्रैल 18 में एक बंद हुआ था, 2 अप्रैल 18 में एक बंद हुआ था इंडिया में, पूरा इंडिया जाम हो गया था। और सेंट्रल गवर्नमेंट को, इसी मोदी सरकार को जो SC ST जो एट्रोसिटी एक्ट सीगा ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ था। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि पंजाब के भी एट्रोसिटी बहुत हो रही है। कल की बात है, 2 दिन पहले की बात है, फतेहगढ़ साहब जिला है पंजाब में, वहाँ एक बुजुर्ग 70-80 साल का बुजुर्ग है, उसको पूरा मारा पीटा गया। मतलब उसका अब हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ जो हमारे अध्यक्ष हैं वो लगे हुए हैं, आज भी वहाँ एजिटेशन हो रही है। इसलिए मैं अखीर में यही कहना चाहता हूँ कि जो भी एजिटेशन मूव कर रही है, क्योंकि हम हिंदू तो अपने राज हो सकते हैं, पर मुसलमान सिख और ईसाई जो है वो ये एक भाईचारक साझ होनी चाहिए। आजादी मौके जो होया आप देखते हैं भी सारे ने बराबर का हिस्सा पाया तो आज अंजाम होया। और हिंदू कम्युनिटी जो आज मोदी कम्युनिटी है, मैं समझदा भी उनकी ना मात्र मतलब आजादी दे विच सगों उल्ट होया, पर वो लोग फिर आज सारे से काबिज हो रहे हैं। इनको रोकने के लिए हमें चाहिए, उनको रोकने के लिए हमें यही होना चाहिए कि हमें सभी इकट्ठे होकर, सभी समुदाय इकट्ठे होकर एक अच्छी कोई मूवमेंट देइए, जिससे पूरे इंडिया के एक दिन एक होए तो पूरा इंडिया जाम हो जाए। ऐसा कुछ मतलब एजुकेशन मूव करनी चाहिए। थैंक यू। सर एक बेनती करनी थी, एक अपना भारत का जो संविधान है, बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर संविधान और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है और भारतीय संविधान है। आप बार बार मैं स्टेजर से बहुत देश से जन्म देखता हूँ और आप मीडिया से भी देता हिंदुस्तान हिंदुस्तान कहते हैं। अगर हम भारत कहें या इंडिया कहें तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छा होगा। इसमें जरूर अपने इंप्लीमेंट करके
ਆਪਾਂ तो पहले ही इन्होंने मनी बैठे हुए हिंदुस्तान इसलिए मैं रिक्वेस्ट है कि आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया या भारत ही कहना चाहिए हमें और कुछ नहीं कहना चाहिए। थैंक यू।